प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे भगवान क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं मिलते, जबकि मैं तो दिन रात भजन पूजन करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, व्रत उपवास करता हूँ। गुरुजी उस शिष्य को बाहर लेकर गए और पानी से भरे कुंड के पास पहुंचकर उसकी गर्दन को पकड़कर उसके सिर को कुंड में डुबो दिया। जब शिष्य छटपटाने लगा तो गुरु ने उसे बाहर निकाला। कुछ देर दम लेने के बाद जब शिष्य ने गुरु को आश्चर्य से देखा तो गुरु ने पूछा, कैसा लग रहा था जब सिर डूबा हुआ था? शिष्य बोला, गुरुजी, दम घुट रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं से सांस मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस वक्त इस सांस की तरह ईश्वर की जरूरत महसूस करोगे वो फौरन मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि किसी खास चीज को पाने के लिए उसकी प्यास को गहराई तक महसूस करना जरूरी है। ये बात सीधे आत्मसात करना उतना सहज नहीं होता, लेकिन कहानी के माध्यम से मिलने वाली सीख सीधे दिल में उतर जाती है। दरअसल कहानियों में नई खोज, परिवर्तन और उलटफेर करने की जन्मजात ताकत होती है। कहानियों में वो जादुई शक्ति होती है जो हमें आकर्षित करने के साथ परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। कहानियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहरा नाता है। वे हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है सुनो 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 कहानी कहानी कहानी। कहानियाँ सद्गुणों का विकास करती हैं। न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के महत्व से परिचित कराती है आज की कहानी। आज प्रस्तुत है डॉक्टर परशुराम शुक्ल की कहानी वसीयतनामे का रहस्य। आज ये कहानी सुना रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक भोपाल समीर यादव। तो आइए सुने कहानी वसीयतनामे का रहस्य। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास आते थे। वह उनका फैसला इतनी निष्पक्षता और बुद्धिमानी से करता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट होकर ही वापस जाते। एक न्यायप्रिय पंच के रूप में वह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। वृद्ध किसान के 4 बेटे और एक रूपवती कन्या थी, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और वसीयत लिखकर वह मर गया। उसके बेटों ने वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें 2 बातें लिखी थीं। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और 4 हिस्सेदार। किसी तरह निपटारा नहीं हो रहा था। यदि एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता, लेकिन कोई भी भाई अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चारों भाइयों का झगड़ा देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। 1-2 लोगों ने आगे बढ़कर झगड़े का कारण पूछा। चारों भाइयों ने पूरी बात बता दी। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होगा। उन्होंने इस विवाद को जटिल समझकर उन्हें पंचायत बैठाने की सलाह दी। चारों भाई पंचायत के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अगले दिन गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। सभी पंचों ने सारे मामले पर गंभीरता से विचार किया। चारों भाइयों से तरह तरह के प्रश्न पूछे। पंचों को यह शक था कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली हैं और एक बेटा उसका नहीं है। इसलिए उसने अपनी जायदाद के
3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी है। किंतु चारों बेटों से पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हो गया कि चारों बेटे वृद्ध के ही हैं। सभी पंच बहुत परेशान थे। 1 महीना हो गया, लेकिन पंचायत कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। एक दिन पंचायत लगी हुई थी, तभी वहां से एक राहगीर निकला। उसने पंचों से राम राम की और बैठ गया। पंचों ने राहगीर को पूरा मामला समझाया और सहायता करने को कहा। राहगीर को भी आश्चर्य हुआ। उसने सभी पंचों को समझाया कि मामला इतना जटिल है कि इसका फैसला केवल महाराजा ही कर सकता है। उसने उन्हें महाराजा का पता भी बता दिया। चारों भाई बहन कुछ साथियों को लेकर महाराजा के पास चल दिए। वह जंगल में एक शानदार महल में रहता था। महाराजा के महल तक पहुंचने के लिए 2 महलों को पार करके जाना पड़ता था। महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखा था। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए ही कार्य करते थे। उनके पास दूर दूर से एक जटिल मामले आते, जिन्हें वह कुछ ही पलों में अपनी बुद्धिमानी से हल कर लेते और लोग देखते रह जाते। चारों भाई भी अपनी बहन तथा साथियों के साथ बिना रोक टोक के पहले महल तक पहुंच गए। तभी उन्हें 17-18 वर्ष का एक युवक दिखा। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक भाई ने युवक से पूछा। महाराजा को मरे तो 3 साल हो गए, आगे जाओ, युवक बोला और महल के अंदर चला गया। चारों भाइयों एवं उनके साथियों को युवक की बात बड़ी विचित्र लगी। वे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर दूसरा महल था। वहां 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदरी कन्या घूम रही थी। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक साथी ने कन्या से पूछा। महाराजा तो अंधे हो गए हैं, आगे जाओ, कन्या बोली और महल के अंदर चली गई। चारों भाइयों एवं उनके साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी विचित्र संसार में आ गए हों। उन्हें युवक युवती दोनों पागल मालूम पड़े। वे आगे बढ़े। सामने महाराजा का महल था। अभी वे लोग महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे थे कि अंदर से 20-25 ग्रामीण महाराजा की जय, महाराजा की जय चिल्लाते हुए बाहर निकले। एक भाई ने उनमें से एक युवक को रोककर सारी बात पूछी। उस युवक ने बताया कि वे लोग अभी कुछ ही देर पहले एक झगड़े का निपटारा कराने महाराज के पास आए थे और महाराजा ने अपनी बुद्धिमानी से पल भर में फैसला कर दिया। महाराजा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। युवक की बातों से चारों भाई और उनके साथियों को विश्वास हो गया कि महाराजा शीघ्र ही उनका निपटारा कर देगा। वे हिम्मत करके फिर आगे बढ़े। सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक ऊंचे आसन पर महाराजा बैठे हुए थे। सभी लोगों ने महाराजा को सर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने उठकर सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आसन पर बैठ गए। कहो, तुम लोग क्यों आए हो? महाराजा गंभीर आवाज में बोले। महाराजा, हम लोग आपसे एक मामले का फैसला कराने आए हैं, लेकिन हमारे मामले का फैसला करने से पहले आप हमें 2 बातें बता दीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति बड़ी विनम्रता से बोला। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराजा मुस्कुराते हुए बोले। जब हम पहले महल के पास से गुजर रहे थे तो एक युवक मिला था। उससे हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आपको मरे 3 साल हो गए। इस बात का क्या राज है? वृद्ध व्यक्ति बोला। दूसरी बात क्या है? महाराजा फिर मुस्कुराते हुए बोला। जब हम लोग दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो एक अत्यंत रूपवती कन्या मिली। उससे हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आप अंधे हो गए हैं। इस बात का राज भी बता दीजिए। उसी वृद्ध व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से पूछा। पहले जो युवक मिला था वह मेरा भाई है। राजकाज में फंसा होने के कारण मैं उससे 3 साल से नहीं मिल सका। अतः वह कह रहा था कि मुझे 3 साल हो गए मरे हुए। बाद में जो युवती मिली वह मेरी छोटी बहन है। वह जवान हो गई है और विवाह करना चाहती है। राजकाज में व्यस्त होने के कारण मैं उसके लिए वर नहीं खोज पा रहा हूँ, इसीलिए वह कह रही थी कि मैं अंधा हो गया हूँ। महाराजा ने गंभीरता से दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तभी उनकी दृष्टि उस युवती पर पड़ी जो चारों भाइयों के साथ आई थी। महाराजा को युवती बड़ी अच्छी लगी। चारों भाइयों और उनके साथियों को महाराजा की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से पक्का विश्वास हो गया कि उनके मामले का निर्णय वह अवश्य कर देंगे। अब तुम लोग अपना मामला विस्तार से बताओ। महाराजा युवती की ओर ध्यान से देखते हुए गंभीरता से बोले। एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूरी बात बता दी। अरे, यह तो बड़ी आसान बात है, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। महाराजा हंसते हुए बोले और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कमर से बंधी तलवार निकाली और चारों भाइयों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने सबसे बड़े भाई को बुलाया
और एक दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी तलवार उसके हाथ में देते हुए बोले, देखो भाई, तुम होशियार आदमी हो और होशियार वही होता है जो अवसर का लाभ उठाए। मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया है। वे खाली हाथ हैं और तुम्हारे पास तलवार है। तुम अपने तीनों भाइयों को मार डालो, मैं तुम्हें सारी जायदाद का मालिक बना दूंगा। महाराजा ने उसे अपनी युवा बहन से विवाह का लालच भी दिया। मुझे अपने छोटे भाइयों की हत्या करके जायदाद नहीं लेनी है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं और तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर आराम से रहें। बड़ा भाई शांत स्वर में बोला और उसने महाराजा को उसकी तलवार वापस कर दी। अब महाराजा दूसरे भाई को लेकर उसी एकांत कमरे में पहुंचा। उन्होंने उसे भी तलवार दी और पहले की तरह ही अपने भाइयों की हत्या करने को कहा। दूसरे भाई ने भी पहले के समान तलवार वापस करते हुए अपने भाइयों की हत्या से इनकार कर दिया। इसी प्रकार तीसरा भाई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गया और उसने भी अपने भाइयों की हत्या करने से मना कर दिया। अब महाराजा चौथे भाई को लेकर एकांत कमरे में पहुंचा। उसने उसे भी तलवार देकर पहले की तरह अपने भाइयों को कत्ल करने के लिए कहा। चौथा भाई अपने भाइयों का कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। यदि वह अपने भाइयों को कत्ल कर दे तो पूरी जायदाद उससे मिल जाएगी। साथ ही महाराजा की सुंदर बहन से उसका विवाह भी हो जाएगा। अभी चौथा भाई रंगीन सपने देख ही रहा था कि महाराजा ने उसको जेल में डाल दिया। महाराजा ने बाहर निकलकर तीनों भाइयों और उनके साथियों को पूरी बातें समझाई। सभी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही छोटा भाई अपने पिता को भी इसी तरह से कष्ट देता रहा होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। बड़े भाई ने महाराजा के साथ अपनी बहन के विवाह की इच्छा व्यक्त की। महाराजा तैयार हो गया। वह तो पहले से ही उस पर मोहित हो चुका था। शुभ मुहूर्त देखकर महाराजा ने विवाह किया। उसकी नवविवाहिता पत्नी केवल रूपवती ही नहीं, गुणवती भी थी। उसने शीघ्र ही अपने ननद और देवर का विवाह भी करा दिया। वसीयतनामे का रहस्य, ये थी आज की कहानी। कहानीकार थे डॉक्टर परशुराम शुक्ल। ये कहानी आपको सुना रहे थे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक भोपाल समीर यादव। ये कहानी है हमारी, ये कहानी है तुम्हारी, हम सबकी है ये कहानी। देखो, सुनो, सोचो, समझो और सीख लो, और सीख लो, और सीख लो, और सीख लो। और अब सवाल जवाब। 12 फरवरी को आपने सुना था सुनो कहानी का 7वां एपिसोड। इसमें हमने आपको सुनवाया था डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी की कहानी दस्तक। हमने आपसे पूछा था कि दस्तक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जवाब में सैकड़ों विद्यार्थियों के मेल हमें प्राप्त हुए। इनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम हैं कुमारी आयुषी देशमुख, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डहुआ, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल; राजकुमार, शासकीय प्राथमिक शाला बूंदड़ा, बालागांव, जिला हरदा; सागर राम किशोर, शासकीय माध्यमिक शाला खैगावड़ा, पंधाना, जिला खंडवा; जगदीश अहिरवार, शासकीय माध्यमिक विद्यालय ओढ़की, जिला सतना; और अंकिता जैन, शासकीय प्राथमिक शाला कुटौरा, घुवारा, जिला छतरपुर। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। बच्चों, आज आपने सुना डॉक्टर परशुराम शुक्ल की कहानी वसीयतनामे का रहस्य। आपको बताना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ उत्तर को मंगलवार तक हमें मेल करेंगे। हमारा ईमेल है sunokahani@gmail.com। सर्वश्रेष्ठ 5 उत्तरदाता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर किस बात की, अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। सुनो कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान, सुनो कहानी।
बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी, सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।